दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एंड पे। हमने अब तक जो है कि 2 वीडियो करंट अफेयर पे बना लिया है और अब नेक्स्ट हम आगे की ओर देखेंगे। तो ये 2021 का करंट अफेयर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो 2021 से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने यदि वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे करंट अफेयर के रूप में है वो ये है कि कुंभ मेला। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी के रूप में आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में जो है कि क्या किया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन किया गया है। तो ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि कुंभ मेला जो है कि हमारे पूरे भारत में 4 जगहों पे आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये कुंभ मेला जो आपका लगता है ये गंगा नदी के तट पे यानी प्रयागराज में। दूसरा आपका लगता है हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के तट पे। तो ये नदी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको सुमेलित करने के लिए देता है कि कौन सा जो कुंभ मेला है किस नदी के तट पे लगता है। तो ये चीज़ें आपका करंट अफेयर में रही है कि हरिद्वार जो रहा है ना, यहाँ पे आपका आयोजन किया गया कुंभ मेले का। अब ये मध्य प्रदेश में एक उज्जैन जगह है जो क्षिप्रा नदी के तट पे लगाया जाता है, और महाराष्ट्र में नासिक जगह है जो गोदावरी नदी के तट पे लगाया जाता है। तो भारत के अंदर ये 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आपका क्या किया जाता है, कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और बाकी यदि आप देखेंगे तो इसमें एक फैक्ट और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस मेले का आयोजन आमतौर पर भारतवर्षों में एक बार किया जाता है। तो अलग अलग जो है कि कुंभ आपके आए हैं बट उस पर हम उतना डिस्कशन नहीं करते, बट इतना आपको मालूम होना चाहिए करंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास करंट है चौरी चौरा कांड का। आपका क्या हुआ है कि ये 100 वर्ष कंप्लीट किया गया है। तो चौरी चौरा के बारे में ऑलरेडी आप ये जानते हैं। ये चौरी चौरा का संबंध स्पेशली आप कह सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए एक मोमेंट यानी असहयोग आंदोलन था। उस असहयोग आंदोलन में 1 साल जो है कि टारगेट रखा गया था स्वराज प्राप्ति का, लेकिन शायद वो चीज़ें हासिल नहीं हो सकी और बीच में ही इसको वापस लेना पड़ा। इसके पीछे का रीज़न यही था, चौरी चौरा कांड। यानी गांधी जी के अकॉर्डिंग ये था कि इसमें किसी भी तरीके से कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन चौरी चौरा ये गोरखपुर में क्या है कि एक कस्बा है, और इस कस्बे में कुछ प्रदर्शनकारी थे जो लोग जो है कि प्रदर्शन कर रहे थे, और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए वहाँ पे कुछ पुलिस आई और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग माने नहीं। और जब नहीं माने तो फिर इसमें प्रॉब्लम इस बात की क्रिएट हुई कि इन लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की और एक थाना था उसको चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के पास उस पर आग लगा दी, और उसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 22-23 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालता है गांधी जी पर। और गांधी जी क्या करते हैं कि 4 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लेते हैं। कुछ अन्य स्रोतों के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे आपका जो है कि 5 फरवरी मिलता है और कहीं कहीं पे आपका 4 फरवरी मिलता है। तो ये घटना घटी। अब आपको ये मालूम होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जिसके 100 ईयर कंप्लीट किए गए। तो आप यूँ कह सकते हैं कि चौरी चौरा से रिलेटेड है। वैसे भी अगर आप देखेंगे पीसीएस में ये पूछा गया कि चौरी चौरा का संबंध किससे है या फिर चौरी चौरा कहाँ पे है, तो गोरखपुर में एक कस्बा है। ठीक, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ पे नीचे भी लिखी हुई है कि इसमें क्या हुआ था, पुलिस स्टेशन में जो है कि आग लगा दी गई थी, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि प्राचीन बौद्ध मठ की खोज की गई है। तो हमारे पास जो है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जिन्होंने कहाँ की है। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि झारखंड को याद करने की ज़रूरत है। बाकी ये जानते हैं कि हजारीबाग जिला है, यहाँ पे आपका एक हिल्स है, सीतामढ़ी हिल्स है, यहाँ पे इस चीज़ को खोजा गया। तो बौद्ध से संबंधित कुछ यहाँ पे आपका क्या है कि मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये मूर्ति आपको मिली हुई है, और कुछ इस तरीके के भी आपके फिगर मिले हुए हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है कि खोजी गई है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है इसमें थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं भरत मुद्रा में देवी की 4 मूर्तियाँ मिली हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करने की ज़रूरत है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बौद्ध की 6 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जबकि ये 6 और 7 वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा कितनी मिली कितनी नहीं मिली, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है।
बाकी इसमें और कुछ है नहीं। अब यहाँ पे बौद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस के नाम दिए हुए, तो ऑलरेडी आप जो है कि इसमें एंसेंट हिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़े होंगे, बौद्ध से संबंधित सब सारी चीज़ें कि लुम्बिनी एक स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का क्या होता है, जन्म होता है। बोध गया वो स्थान है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और निरंजना नदी का नाम आप सुने होंगे। सारनाथ में उन्होंने जो है कि फर्स्ट अपना क्या किया था, उपदेश दिया था, पाली भाषा में दिया था। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण होता है। तो इस तरीके से करके ये सारे जो है कि पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। इसे आप अच्छे तरीके से हिस्ट्री में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है आपका स्वदेशी खेल तथा खेलो इंडिया 2021। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खेल से संबंधित है। तो इस तरीके के न्यूज़ में आपके रहते हैं तो एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। तो यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये 2020 में जो आयोजन किया गया था इसका आसाम में किया गया था, मीन्स आप कह सकते हैं गुवाहाटी में किया गया था। अभी जो इसका आयोजन होना है 2021 में, इसका आयोजन होना है इन 3 राज्यों में होना है। वैसे अगर आप देखेंगे हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में, चूँकि अगर आप देखेंगे दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ ये सब एक ही जगह पे पड़ते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आसान हो सकेगा। स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई है, इसमें कुछ है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 स्वदेशी खेल को शामिल किया जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद क्या करना है आपको, स्वदेशी खेल तथा खेलो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ होगा, तो हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ याद कर लेना। दूसरा पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो नए 4 शामिल किए गए हैं, गतका है, कलारी पट्टू है, मलखम्ब है और भांगटा है। ये सब अलग अलग अपने अपने जगहों पे जो है कि गतका तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे, सिख के द्वारा जो है कि ये खूब खेला जाता है। थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे ये अपने क्षेत्रीय कह सकते हैं या फिर जो है कि स्वदेशी खेल कह सकते हैं। तो इनको जो है कि हम उस खेल में शामिल करेंगे। अब ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास से पूरा सिस्टम है कि हम इसको डिस्कशन कर ले कि अब तक जो है 2021 में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से आयोजन किए गए हैं, मीन्स महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपके पीसीएस की एग्जामिनेशन हुई है, उसमें भी कुछ इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो ये सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है, प्लस डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, 11वां संस्कृति महोत्सव। तो ये जो हमारा 11वां संस्कृति महोत्सव है, इसमें आपका क्या है, इसमें यह है आपको याद करना कि ये जो आपका कल्चरल पोजीशन याद किया है, ये यहाँ पे आयोजित किया गया, यानी पश्चिम बंगाल में। रज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये है आपका उड़ीसा में, इसको याद करने की ज़रूरत। फिर उसके बाद इसमें कलरव पक्षी महोत्सव है, ये जमुई बिहार में आयोजित किया गया। तो बीपीएससी के लिए भी अच्छा हो सकता है, आप इसको याद कर सकते हैं। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर में, ये उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी आरओ देख रहे हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ दे रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, झांसी के बारे में ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि इनका अभी नाम बदल दिया गया रेलवे स्टेशन का, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी बहुत ही अच्छा खासा जो है कि बनाया जाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट उससे रिलेटेड है, और रानी लक्ष्मीबाई का संबंध भी यहीं से होता है। तो इस तरीके से रिलेट करके कुछ पॉइंट्स आप जीके के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका है गुड़ महोत्सव। तो ये गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, मेरे वह पॉइंट से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसे आप रख सकते हैं। ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, लखनऊ में। तो लखनऊ से संबंधित बहुत सब सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। थोड़ा सा आप उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ पे सिचुएटेड हैं उनको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, केला महोत्सव। तो केला आपका कहाँ पे, कुशीनगर में। तो कुशीनगर में एक चीज़ और ये है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है कि डेवलपमेंट किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपका एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। वैसे तो अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास एक लखनऊ में है और एक वाराणसी बाबतपुर यानी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे कुशीनगर एक हिस्टोरिकल प्लेस भी रहा है, महात्मा बुद्ध से संबंधित यह स्थल रहा है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, जीके वाला पॉइंट्स वहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक है माघ बिंदु, है ना, माघ बिंदु महोत्सव 2021।
तो ये हमने कहाँ पे आयोजित किया है, आसाम में से संबंधित है। चाय महोत्सव, तो चाय के बारे में तो ऑलरेडी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपने भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन आसाम में ही किया जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी की जो चाय होती है वो आपकी दार्जिलिंग की होती है, और दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जो है कि GI टैग भी प्रदान किया गया था। और यहाँ पे आपका ये भी आयोजित किया गया, कहाँ पे, आसाम में किया गया। ओवरऑल आप थोड़ा सा अनुमान भी लगा सकते हैं, यदि इस तरीके के पॉइंट्स आपको याद नहीं आते हैं तो मैं भी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये कहाँ पे इसका इम्पॉर्टेंट प्लेस है, तो उस हिसाब से इसको रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे चाय के संबंध में आप कह सकते हैं कि चाय का ज़्यादा उत्पादन यहीं पे होता है, तो हम यहाँ आसाम लगा सकते हैं। शिल्पग्राम महोत्सव है, शिल्पग्राम महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये भी आपका आसाम के अंदर। और सिग्मो महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये आपका आयोजित किया गया, ये है गोवा के अंदर। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास इतने आयोजन हैं। तो एक बार और अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि 11वां संस्कृत महोत्सव हो गया, रज महोत्सव हो गया, कलरव पक्षी महोत्सव हो गया, काला नमक चावल महोत्सव हो गया, स्ट्रॉबेरी महोत्सव हो गया, गुड़ महोत्सव, केला महोत्सव, बाघ बिंदु महोत्सव। इस तरीके से सारे महोत्सव को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ और हैं, आगे हम डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास दिख रहा है, जिसे हम अच्छे तरीके से लर्न कर ले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि योग दिवस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित किया। योग दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। अब यहाँ पे आपको एक सवाल मैं दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये अभी जो हमने 21 जून को अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, ये कौन से दिवस था, यानी कौन से नंबर का दिवस था, ये ज़रूर आप इसमें जो है कि ऐड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आदि महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है, अलग अलग स्थान पे आयोजित किया जाता है। सो यहाँ पे ये जो किया गया ये दिल्ली के अंदर किया गया। कंचोथ महोत्सव जो किया गया है ना, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। और उसके बाद मांडू महोत्सव किया गया है, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। मांडू, इस चीज़ को याद रखिएगा, मांडू महोत्सव जो किया गया है ये कहाँ पे किया गया है, मध्य प्रदेश में। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये आपका किया गया है, ये आपका उड़ीसा के अंदर किया गया। कथुना महोत्सव आंध्र प्रदेश में। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव लेह में आयोजित किया गया है। और उसके बाद आपका है अट्टुकाल पोंग महोत्सव। तो पोंगल या कह सकते हैं पोंगल, पोंगल का संबंध ही केरल से है, तो आप इसको जो है कि रिलेट करके याद कर सकें। सांकेन महोत्सव जल उत्सव होता है, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये आयोजन क्यों मनाए जाते हैं या महोत्सव क्यों मनाए जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं उस नाम के भी कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूँ कि आदि महोत्सव, तो आदि महोत्सव में ये होता है कि भारत के अंदर जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके हाथ से बनाए गए जितने प्रोडक्ट होते हैं उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो आपका पॉइंट है ना, इंटरनेशनल मार्केट जो है कि उनको उपलब्ध होता है, नेशनल लेवल का मार्केट उपलब्ध होता है, उनके प्रोडक्ट अच्छे तरीके से एक मार्केट प्राप्त कर पाते हैं। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि उस सेक्टर से उनको जो है कि प्रमोट करना, बढ़ावा देना। वैसे भी अगर आप देखेंगे पर्यटन का बहुत बड़ा साधन बनता है जब इस तरीके के महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे लोग इसको विजिट करने के लिए आते हैं। तो हमारे रिवेन्यू में अच्छा खासा वृद्धि होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, स्थानीय लेवल पर उनको एक मार्केट प्राप्त होता है। तो ये सब इसके बहुत सब सारे रीज़न है जिसकी वजह से हर साल हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को। रामप्पा मंदिर, तो रामप्पा मंदिर के बारे में आप सभी लोग अच्छे तरीके से सुने होंगे कि ये क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो उसमें तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें मिली होंगी। बड़े अच्छे आर्टिकल्स आए हुए थे जब इसको जो है कि घोषित किया गया था। तो रामप्पा मंदिर को क्या किया गया है, हमने इसको ये कर दिया कि जो हमारा विश्व धरोहर है उसमें इसको शामिल कर दिया। तो इसमें याद करने की क्या ज़रूरत है, देखो एक तो सबसे बड़ी पॉइंट ये याद करने की ज़रूरत है कि रामप्पा मंदिर है कहाँ पे। तो आप ये कहो कि ये है आपका तेलंगाना में। कहाँ पे है, आपका तेलंगाना में। तो ये तेलंगाना शब्द आपको याद करना है, तेलंगाना में है। दूसरा पॉइंट इसमें आपका याद करने की क्या ज़रूरत है, ये 13वीं शताब्दी का है, 13वीं शताब्दी। क्योंकि देखो स्टेटमेंट में सवाल आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रामप्पा मंदिर को हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। स्टेटमेंट 1 इज दिस,
कि यह 13वीं शताब्दी का मंदिर है। तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो 13वीं शताब्दी याद करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये मंदिर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, है ना। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तेलंगाना में है। तो ये आप जो है कि तेलंगाना वाला पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत है, रामप्पा मंदिर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको बनवाया किसने। 13वीं शताब्दी के कारुतीय राजा गणपति देव के सेनापति राचेरला रुद्राक्ष ने इसे निर्मित कराया। इनका नाम याद कर लो, ये वाला नाम आपको जो है कि क्या करना है, याद करने की ज़रूरत है। अब एक पॉइंट्स तो ये सैंड बॉक्स टेक्निक से, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, मंदिर से सवाल बहुत आते हैं, ये याद करने की ज़रूरत है कि सैंड बॉक्स टेक्निक से निर्मित किया गया। ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। इसका फर्श ग्रेनाइट और स्तंभ बेसाल्ट पत्थर से निर्मित। मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से बना, जबकि इसका सफ़ेद पॉइंट्स जो बना हुआ है वो गोपुरम का बाहर सफ़ेद रंग का गोपुरम का बाहर वाली ईंटों से निर्मित किया गया। ये उसके फीचर्स थे जो मंदिर हैं। बस ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इसको जो है कि शामिल किया गया। ये चौथे नंबर का है, तो नंबर की अगर आप बात करेंगे तो ये है आपका 39th प्लेस पे आने वाला। ठीक, इसको याद करने की ज़रूरत है कि ये 39th प्लेस पे जो है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को के माध्यम से इसको शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी पॉइंट्स को डिस्कस करें, क्योंकि हमें जल्दी से इस चीज़ को कवर करना है, क्योंकि लंबा खासा जो है कि जाएगा, इसलिए मैं वो सब यूनेस्को वगैरह वाला पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा कवर कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सारागढ़ी की लड़ाई। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, चलो इसको हम नहीं करते। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे हम आर्थिकी से संबंधित कुछ करंट अफेयर है हमारे पास, इसको जो है कि हम समझने की कोशिश करते हैं। ई रूपी, व्हाट इज़ द ई रूपी? ई रूपी क्या है? तो यहाँ पे अब ये ई रूपी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि वो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना चाह रही है, और उसके बाद यूँ कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से वो हमारी जो इकनॉमी है उस इकनॉमी को कैशलेस करना चाह रही है। कैशलेस का मतलब ये होता है कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को अपनी करेंसी से न करके बल्कि जो आपके सॉफ्ट मनी है उसके माध्यम से करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATMs एंड भीम ऐप, देयर आर सो मैनी रिसोर्स फॉर दिस, कि बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए। तो ई रूपी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इसका टारगेट क्या है? ये टारगेट है कैशलेस है, और ये जो है कि आप डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब देखिए इसको रेगुलेट करने का काम क्या है, इसमें आपका ये कैसे काम करेगा। मूल रूप से ये प्रीपेड वाउचर होगा, और ई रूपी वाउचर को QR कोड या MS सिस्टम से आधारित वाउचर के रूप में लाभार्थी को मोबाइल नंबर पर पहुंचाया जाएगा। सो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। नेशनल पेमेंट है ना, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का वित्तीय सेवा विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सहयोग से विकसित किया गया। तो यूँ कह सकते हैं कि UPI के बारे में थोड़ा सा ई रूपी के बारे में आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कि आता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इकनॉमी का पोर्शन है। तो यूँ कह सकते हैं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो स्थिरता रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका वित्त से संबंधित स्थिरता है उससे संबंधित सारे डाटा यहाँ पे मौजूद होंगे। सबसे पहले पॉइंट्स क्या याद करनी है? सबसे पहले पॉइंट आपको याद करनी है कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये कौन सी संस्था है जो आपको जो है कि निकालती है। तो ये एक तो सबसे बड़ी पॉइंट्स आपको याद करनी है कि ये हमारे पास क्या है, एक संस्था है जिसका नाम क्या है, RBI। RBI के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है। तो ये RBI को याद करना, ये मेंशन करना। ठीक, विशेषता क्या है? सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि ये रिपोर्ट कितने समय पे निकाली जाती है। तो ये है द्विवार्षिक रिपोर्ट। द्विवार्षिक रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया? 2 वर्ष में एक मरतबा निकाली है। द्विवार्षिक रिपोर्ट का मतलब वार्षिक रिपोर्ट नहीं है, द्विवार्षिक है। 2 साल में एक मरतबा इसको क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि ये चीज़ें आपका क्या किया जाता है, निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के जोखिम पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उपस्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जाती है। इन सब सारे पॉइंट्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, उभरते सितारे फंड। ये क्या है, उभरते सितारे फंड?
तो ये उभरते सितारे फंड एक स्कीम है, यूँ कह सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, है ना, क्या है, निर्यात मुख, यानी कुल मिला करके वो ये चाहते हैं कि हम अपना इम्पोर्ट, है ना, इम्पोर्ट जो है कि कम करें और एक्सपोर्ट क्या करें, ज़्यादा करें। तो ये कैसे हो सकता है? एक तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन किसका बहुत ज़्यादा है? हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई सेक्टर का, यानी आपका जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी में। एक्सपोर्ट को लेकर के भी कह सकते हैं, प्लस आप ये कह सकते हैं कि जॉब की पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत अच्छा खासा जो है कि यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम इनको इतना ज़्यादा पावर कर दें, इतना ज़्यादा जो है कि एनहेंस करें कि इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जो है कि क्या हो सके, निर्यात के लायक हो सके। वैसे ये जो है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में वर्क करते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब यूँ नहीं, यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं उनके लिए ये जो रॉ मटेरियल जो है कि प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उतना ज़्यादा निर्यात नहीं कर पाते। अब देखिए 250 करोड़ रुपए का जो है कि अल्टरनेटिव, जो कि वैकल्पिक जो है कि कोर्स जो है कि डेवलप किया गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से पैसे को यूज़ करके इनको दे सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, किस तरीके से इसका उद्देश्य भारतीय उद्यमों को चिन्हित करना है कि वो क्या करेंगे, इनको चिन्हित करेंगे जो प्रौद्योगिकी उत्पादन में कार्यविधियों और निर्यात क्षमता के स्तर पर संभावित रूप से लाभ प्रदान करेगा। तो ऐसा है कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ कर पाएंगे तो फिर आपको क्या होगा कि बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है और ये जो है कि ग्रीन हाउस ऑप्शन भी हो सकता है। 250 करोड़ रुपए से रिलेटेड है, बस बाकी और कोई इसमें पॉइंट नहीं है। तो उभरते सितारे वाला जो आपका पॉइंट है, इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करेंगे, अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा दिया। तो अभी आप जानते हैं कि जो अगर बिटकॉइन की बात करें, इंडिया के अंदर भी जो आप ये कह सकते हैं कि लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं होता। अब देखिए लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है। सो हियर इज़ ए मेंशन, लीगल टेंडर का मतलब ये हो गया कि यदि आप किसी भी करेंसी का यूज़ कर रहे हैं और किसी देश में कोई करेंसी है, यदि आप उस चीज़ को लेने से इनकार करते हैं तो आप पे लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि जिस चीज़ को हमने लीगल टेंडर नहीं माना है उसके लिए आप इनकार कर सकते हैं, कोई लीगल एक्शन आप पे नहीं होगा। तो अब तक दुनिया भर में बिटकॉइन बहुत ज़्यादा चर्चे में रही। ये एक आभासी मुद्रा है। अभी इसका रेगुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे, प्लस आप यूँ कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी कोई इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसका रेगुलेशन वगैरह करती हो, और अपने इंडिया के अंदर अलाउड भी नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से करके आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक आभासीय मुद्रा है। बट ये हमारे लिए करंट अफेयर और इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि अब तक दुनिया भर में तो इसको किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं किया गया था लीगल टेंडर के रूप में। बट दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर है ना, तो अल सल्वाडोर ने क्या किया, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब एक फ्रेंड आपके दिमाग में तो ये होना चाहिए कि ये अल सल्वाडोर देश है कहाँ पे। तो यहाँ पे तो मैं आपको मैप तो नहीं दिखा सकता, बट आप जा कर के मिडिल अमेरिका में आप जा कर के इसको मध्य अमेरिका देश में जो है कि अल सल्वाडोर को देख सकते हैं, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है अल सल्वाडोर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले खादी प्राकृतिक पेंट। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हम क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा खुद का प्रोडक्शन है उस चीज़ में हम कितना इंटरेस्टेड हैं और कितना अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी एक जो है कि हमने क्या किया है कि खादी प्राकृतिक पेंट बनाया। आप कहेंगे पेंट क्या, ये जो आपको बाल्टी दिख रही है इस बाल्टी में क्या होता है, पेंट होता है, वॉल पेंट होता है। यानी आप कह सकते हैं कि वॉल को पेंट करने के लिए पेंट यहाँ पे है। अब ये कहेंगे खादी क्या मतलब हुआ, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि हमारे जो मंत्री नितिन गडकरी रहे इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इसका, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिख भी रहे हैं। ये हैं हमारे जो है कि नितिन गडकरी जी। ठीक, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ है कि 7 जुलाई 2021 को एमएसएमई सेक्टर यानी उद्यम मंत्री नारायण राणे को बनाया गया था।
बनाया गया है। ओके, फिर उसके बाद इसकी देखो विशेषता क्या है कि आप जो है कि खादी वाला लेकर के आओगे पेंट, तो उसमें क्या विशेषता होगी। वैसे तो आप लेकर के न्यूरोलैक्स का लेकर के आते हो, एशियन का लेकर के आते हो, तो वो आप कहते हो कि सबसे अच्छा पेंट होता है एशियंस का या फिर न्यूरोलैक्स का आता है। बट यहाँ पे अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, खादी प्राकृतिक पेंट यूज़ करने की। वैसे मैं प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत सरकार जो है कि कुछ अच्छा कर रही है। ये खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा विकसित गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पेंट है। अब गाय के गोबर का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि स्पेशली गाय के गोबर से ये चीज़ें डेवलप की जा रही है, तो गाय के गोबर की कीमत बढ़ेगी और ये जो कंपनी इस चीज़ को बनाएगी, इस खादी प्राकृतिक पेंट को, है ना, उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा। प्लस आप कह सकते हैं कि जिनके पास गाय होंगी उनका भी बेनिफिट होगा। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉइंट ये है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पर्यावरण अनुकूल है, या आप कह सकते हैं ये क्या है आपका पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण से जो है कि संगत है। दूसरा पॉइंट इसमें ये कैसे एंटी फंगल है। एंटी फंगल का मतलब ये हो गया कि आपका इसमें फंगस नहीं लगेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें एंटी बैक्टीरियल भी है, यानी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस गुण इसमें पाए जाते हैं। आप देखेंगे न्यूरोलैक्स का पेंट लेकर के आओ, कुछ दिन के बाद क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं या फंगस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपका ख़राब होने लगता है। सो अगर वास्तव में ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि खादी प्राकृतिक पेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कि इसका मार्केट क्रिएट हो सकता है पूरे भारत के अंदर। और यदि ये सिर्फ लिखावट वाली बात होगी तो आई थिंक दैट इतना ज़्यादा सक्सेस होने वाली बात नहीं है। तो चलिए ठीक है, इसमें आप यूँ कह सकते हैं ये पेंट किसानों की आय बढ़ाने और देश में स्वरोजगार पैदा करने के दोहरे उद्देश्य को साकार करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि भाई कुछ तो ऐसा करो किसान के लिए जिससे आपका क्या हो कि उनकी आय लगातार बढ़ती चली जाए। तो 2022 तक का टारगेट उन्होंने बना करके रखा कि चलिए कुछ तो ऐसे स्टेप ले रहे हैं जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, किसान की आय को बढ़ाने का टारगेट लेकर के आएंगे। लेकिन तो अभी आपके सारे किसान रोड पे पड़े हुए हैं। अब इनको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये गवर्नमेंट अपना जो है कि रोड मैप तैयार करेगी और उसके बाद उनमें क्या क्या डेवलपमेंट करनी है वो सब सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती है। बट ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यदि ये चीज़ें अच्छी सक्सेस हुई तो इसमें किसानों की आय तो लगातार बढ़ेगी। और स्वरोजगार का तो पॉइंट से आप समझ ही सकते हैं कि स्वरोजगार तो होना तय है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ें अपने इंडिया के अंदर बनेगी और वो गोबर से बनेगी, तो हमारे इंडिया में किसान तो बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास 3-4 गाय भी होंगी, तो अच्छा खासा जो है कि इससे अपना इनकम कर सकते हैं। चलिए ठीक, बहुत हो गया, आगे पढ़ते हैं। त्रिपुरा आर्गुट नीति, व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है। एक तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट कोई नीति बनाती क्यों है। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ पॉलिसी। आप सबसे पहले ये समझिए कि पॉलिसी का मतलब क्या होता है। पॉलिसी का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को हम यदि टारगेट करके हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक पूरा प्रोफार्मा हमारे पास होगा कि हम इन चीज़ों को करेंगे और इससे हमारा क्या है कि वो टारगेट प्राप्त होगा। आप क्या करते हो, जैसे एग्जांपल दूसरा ले लो, आपके घर शादी है और उस शादी में आप कुछ खर्च करना चाह रहे हो, या फिर मान लो कि आप जो है कि एक बहुत ही अच्छा जो है कि डेकोरेशन कराना चाह रहे हो। आप सारे पॉइंट्स इसमें लिखते हो, कहाँ से क्या 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 पॉइंट्स जो है कि आने हैं, क्या क्या लगने हैं, कैसे लगने, ये सब सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये आपकी एक बुरी पॉलिसी होगी, नीति होगी कि मुझे इस पे जो है कि क्या करना है, वर्क करना है। तो उसी तरीके से त्रिपुरा आर्गुट, तो आर्गुट का मतलब एक तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि ये आपका त्रिपुरा में पाई जाने वाली एक लकड़ी है, एक तो लकड़ी है। आप यहाँ पे मैप में भी देख रहे हैं ये इसके वन है और यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख रही होगी, इस तरीके से ये लकड़ी यहाँ पे मौजूद दिख रही है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इससे बनता क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो है तो कि सुगंधित है थोड़ा ना, तो इस तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर इत्र का भी बहुत बड़ा जो है कि व्यवसाय है, तो उस पर ये चीज़ें आपका आ जाती है। तो इन्होंने क्या किया, त्रिपुरा आर्गुट नीति 2021 का पूरा प्रोफार्मा जो है कि तैयार कर दिया। इस नीति का उद्देश्य क्या, 2025 तक हम क्या करेंगे, 2000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के रूप में इसे विकसित करेंगे। यानी आर्गुट व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने टारगेट बनाया 2025 तक का, और 2025 में वो क्या करेंगे कि इसे लेकर के आने की पूरी कोशिश करेंगे कि 2025 में हम इसको टारगेट कर लेंगे कि 2000 करोड़ रुपए का पूरा अर्थव्यवस्था बनाएंगे आर्गुट की, इस नीति के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें क्या बेनिफिट होने हैं। 100 करोड़ रुपए के परिव्यय की ये परियोजना केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत और कॉल फॉर लोकल पहल का एक
आना के रूप में शुरू की गई है। सो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये टारगेट है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और उसमें जहाँ जहाँ पे पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उनको क्या करेंगे, एक नीति बनाएंगे और उसको जो है कि टारगेट करेंगे और उसमें अच्छा खासा डेवलपमेंट करेंगे। अब किसी भी टारगेट को एक्सपेक्ट करने के लिए उसमें साइंस एंड टेक का होना और टेक्नोलॉजी का होना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कई मरतबा बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, उसका सिर्फ पॉलिसी बना लेने से ही जो है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि वो ग्राउंड लेवल पे आ जाए। उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमें बहुत सब सारी चीज़ें करनी होती है, उसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बट यहाँ पे हम उसको इतना डिटेल डिस्कस नहीं करते। बस इतना समझने की ज़रूरत है कि त्रिपुरा अर्गुट नीति को बनाया गया। ठीक, आगे हम लोग आते हैं, ये भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप यूँ कह सकते हैं कि करंट अफेयर आपके लिए है, जिसको बोलते हैं इफ़को ने बनाया विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया। वैसे तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिया कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो आप अपने खेतों में इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे भी अगर आप देखेंगे यूरिया जो है कि सब्सिडी वाली होती है, इसकी वजह से लगातार जो है कि यूरिया कम दाम पे उनको उपलब्ध होती है, तो बाकी के जितने भी उर्वरक होते हैं उसका इस्तेमाल उतनी आसानी से किया नहीं जाता है, और जब उतनी आसानी से किया नहीं जाता है, सिर्फ जो है कि यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लगातार प्रोडक्टिविटी जो है कि कम होती चली जा रही है, यानी सॉइल हेल्थ जो है कि प्रॉब्लम है, यानी सॉइल की जो उर्वरकता है, जो मिट्टी की उर्वरकता है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे नैनो तरल यूरिया बनाया गया है। एक तो आप ये जानते हैं कि किसानों की सहकारी संस्था, जिसको बोलते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड मीन्स इफ़को, तो आपके पास इफ़को है, इन्होंने विश्व का पहला जो है कि ये चीज़ें डेवलप कर दी। अब देखिए, आधा लीटर नैनो यूरिया एक बोरी के बराबर होगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, ये आपको याद करने की ज़रूरत है कि आधा लीटर नैनो यूरिया, और इसको आप क्या कर सकते हैं कि रिलेट कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये तरल है। अब जानिए कि अगर तरल अवस्था में, तो आपको इसको जो है कि छिड़कने में, इसको जो है कि समान रूप से हर जगहों तक पहुंचाने के लिए कितना आसान हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नीति और रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि पानी का प्रोटेक्शन करने के लिए, पानी को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि माइक्रो इरिगेशन की ओर मूव करना चाहिए। तो माइक्रो इरिगेशन की ओर मूव करेंगे तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएगी। स्प्रिंकलर के माध्यम से नैनो यूरिया को हम क्या कर सकते हैं, समान रूप से हर जगह पे पहुंचा सकते हैं, और इसमें कम लागत भी लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कि डेवलपमेंट है इफ़को के द्वारा, कि उन्होंने क्या किया है कि एक तरल यूरिया जो है कि बनाया। आगे देखिए, इसमें कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें कोई बाकी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, तो इसमें हम आगे की ओर देखते हैं ना। अब देखिए, ये सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र के शेयर में भारत दूसरे स्थान पे। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओवरऑल आप देखिए यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि भारत क्या किया हुआ है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक तुर्की के बाद दूसरे स्थान पर है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हम जो सरप्लस होता है ना, उसको लाने में सफल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है कि आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियोस अगर हो जाएगा तो फिर आपको सुनने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।